मत माफ करना, वर्सोवा में रहता है, आगे जितना मार सकते हैं दौड़ा के वर्सोवा गांव में। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। तो गाइस मुंबई में सुबह हो चुकी है, इसका मतलब मेरी जिंदगी के स्यापे शुरू हो चुके हैं। तो गाइस कल रात को मैं कृष्णा भाई जी के घर पे ही सो गया था और सुबह मैं ये समझ लो 3-3:30 बजे के आसपास सोया, क्योंकि मेरी व्लॉग ही एडिट नहीं हुई थी। उसका रीज़न है क्योंकि कल मैं शूट करने गया था, उसके बाद पूरा दिन मैंने शूट किया, रात तक शूट किया। आप लोगों ने देखा होगा, उसको मैंने 2 पार्ट में डाला। रात को मैं कृष्णा भाई के घर पे आया, हम लोगों ने खाना खाया, साथ में हम लोगों ने 1K फैमिली का केक कट किया। तो इस वजह से पूरी ये समझ लो 11-12 बजे के आसपास तक मैंने शूट किया। उसके बाद मैं एडिट करने के लिए बैठा, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता था। काम चल रहा है किचन में, लेट्स सी देखते हैं कौन क्या बना रहा है हमारे लिए। वाह गाइस क्या बात है, कॉफ़ी बनाई गई है यहाँ पे। कॉफ़ी इज ऑलवेज विद गुड आइडिया। ये स्टील की ग्लास में कौन पिएगा? आपके लिए। मैं नहीं पीऊंगा स्टील की ग्लास में, आप पियोगे, मैं तो नहीं पीने वाला। के प्याज काटने में सफाई नहीं थी, उसी की प्याज काटने के उसने घुलने तो थे उसमें। गाइस प्याज काटने में सफाई नहीं थी, बताओ। प्याज उसको काटेंगे कच ऐसे। प्याज मैंने बोला था छोटा क्यूब काटने के लिए। किसने काटा था छोटा? मैंने तो नहीं काटा था, मैंने सिर्फ छीला था। छीला था, काटने का काम दिया था और आपने सिर्फ छीला है। और शिमला मिर्च किसने काटी थी? शिमला मिर्च तो कोई भी काट देगा। कोई भी काट देगा। काटने में आंसू थोड़े निकलते हैं। और टमाटर तो किसने काटा? वो नहीं पता। मैंने काटे थे टमाटर, मैंने काटे थे। कृष्णा भाई जी बैठ के बस देख रहे थे। गुड मॉर्निंग। बैकग्राउंड म्यूजिक चलाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैठिए, ऐसे शर्माइए मत। अरे ऐसे कैसे बैठ रहे हैं? शर्मा के बैठ रहे हैं। क्या हो गया? डांस कर रहा था मैं। आप चलाओ। तेरी पूजा की। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बने हैं आलू के पराठे, साथ में दही भी है क्या? चाप। गाइस चटनी तो अच्छी लग रही है देखने में। चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस अभी ना मैं कृष्णा भाई जी के साथ बैठने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंडस्ट्री में, और एज एन स्क्रिप्ट सुपरवाइजर भी काम किए, एज एन DA भी काम किए। तो उनसे जानते हैं कि एज एन स्क्रिप्ट सुपरवाइजर कैसे काम करते हैं, और जिसको करना है, अगर आप में से कोई मेरी ब्लॉग्स देख रहा है, किसको करना है काम वो कैसे करेगा। और बाकी जो लोग लाइक इंडस्ट्री से नहीं है, जो लोग जानना चाहते हैं इंडस्ट्री में काम किस तरीके से होता है, उनको भी हेल्प करेगा कि अच्छा इस तरीके से काम होता है। तो ठीक है गाइस, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं अभी। आप बैठो, इधर ही बैठो। तू इधर आ जा, उधर बैठ जा। इधर बैठ गया। ठीक है गाइस, ये हम लोग ना फ्रेम चेक कर रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, कैमरा इज रोलिंग। क्या हो रहा? हाँ आगे बताइए फिर। तो कैमरा रोलिंग फिर। मारना मत बस। बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप तो अच्छी चीजें करिए, हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। गाइस मैं कृष्णा भाई जी से उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ। उसके साथ साथ कृष्णा भाई जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं एज एन DA और एज एन स्क्रिप्ट सुपरवाइजर। तो DA और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का क्या काम होता है वो मैं भी बता देता, बट वही है ना कि जिसका काम उसी को साजे, बस वही बात है। तो कृष्णा भाई जी ने किया हुआ है, तो आप अपना एक बार वर्क एक्सपीरियंस पहले बता दीजिए, उसके बाद फिर ये बताना कि एज एन स्क्रिप्ट सुपरवाइजर क्या काम होता है और एज एन DA क्या काम होता है। तो तब तक क्या ये बिना इंट्रोडक्शन के बैठा रहेगा? इसका भी तो इंट्रोड्यूस करो, पता तो है तुम्हारी जनता को कि तीसरा आदमी कौन बैठा है। और ये जो अपने आतिफ भाई बैठे हैं, ये देखने के लिए बैठे हैं, अगर कुछ भी गलत होगा तो ये सही करेंगे। हाँ मैं मतलब यार स्क्रिप्ट सुपरवाइजर और DA करता हूँ। काला पानी किया है, जादूगर किया है, एक अभी फिल्म है जो अंडर पोस्ट प्रोडक्शन है, इंडिपेंडेंट फिल्म है, फिर एक वेब शो है, और उससे पहले काफी टाइम तक बालाजी के लिए भी काम किया है एज अ क्रिएटिव हेड। तो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो कंटिन्यूटी देखना। और कंटिन्यूटी बहुत बेसिक टर्म है, बट इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम सेम लोकेशन पे कोई भी चीज शूट नहीं करते। अभी जैसे हम तीनों यहाँ बैठे हैं और हम तीनों ये चीज शूट कर रहे हैं। अभी रोहित को ही मान एग्जिट लेनी होगी कि इस घर से वो एग्जिट ले रहा है, तो अब मे बी मेरे इस घर की बाहर की एग्जिट ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो कहीं और जाके वो एग्जिट शूट करेगा। तो उस टाइम पे रोहित यही टी-शर्ट पहना हो और यही पैंट पहना हो, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। तो कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी, मूड कंटिन्यूटी, उसके हेयर और प्लस
जो एसेसरीज वो रखा है अपने पास, अगर बैग है, मोबाइल फोन है, तो वो सेम चीज कैरी फॉरवर्ड हो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सीन, ताकि आप जब उसको ऑन स्क्रीन देखो तो आपको वो फ्री फ्लो लगे। स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का मेन काम ये होता है कंटिन्यूटी देखना, और दूसरा होता है एक लॉग बुक मेंटेन करना। तो बेसिकली हम शूट जब करते हैं तो हम बहुत सारा शूट करते हैं। एक दिन में हम अप्रोक्सीमेटली 100 टेक्स लेते हैं मिनिमम। अब एक एडिटर के लिए 100 टेक्स देखना एक बहुत ट्रिकी जॉब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऑन सेट ही हमने सपोज कोई शॉट लिया और हमें अच्छा लगा वो, तो हम वो एक लॉग बुक में मार्क कर लेते हैं। ये मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूँ। इसकी डिटेलिंग की अगर हम वीडियो बाद में बनाएंगे तो मैं डिटेल में आपको बता पाऊंगा कि हम कैसे इसका ब्रेकडाउन करते हैं। सिंपल शब्दों में सिर्फ बताऊंगा तो ये यही है कि हम मेंटेन करते हैं एक शीट जिसमें हम लिखते हैं कि कौन सा टेक ओके है, कौन सा खराब है, ताकि एडिटर सिर्फ ओके टेक को देखे और एडिट जल्दी हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लॉग बुक का। तो ये भी मेंटेन करना एक स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का काम होता है। तीसरी चीज होता है कि हम जब मल्टीपल टेक्स ले रहे होते हैं किसी भी एक एक्टर का, जैसे अभी हम 1 टेक कर रहे हैं, बट अगर हमें वापस से ये कैमरा कट करके हमें वापस से करना हो तो हम इसी जगह पे बैठे हो। आतिफ का फोन जमीन पे रखा है तो जमीन पे रहना चाहिए, मेरे पास बॉटल है तो बॉटल यहीं पे रहनी चाहिए, मैंने हाथ ऐसे रखे, इसने हाथ ऐसे रखा है तो वो हाथ वैसे होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी भी हम मैच करते हैं इन बिटवीन द टेक्स। अगर हमारा कोई टेक में सपोज किसी ने फंबल कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो उसको वापस से मैच करने के लिए हम ये करते हैं। सही है। और एज एन एक्टर भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा Exactly. कि जो हम जैसे वाइड शॉट है, इस शॉट में जो हम चीज कर रहे हैं, अगर वो हम लोग टाइट में कर रहे हैं, मतलब क्लोज शॉट में कर रहे हैं, तो वो एज इट इज वैसे ही करे जैसा हमने प्रीवियस टेक दी है। करेक्ट। कि वाइड में आपने अगर बॉटल मैंने वाइड में इस टाइम पे पकड़ी है, तो क्लोजअप जब मेरा शूट होगा तो मुझे उसी टाइम पे बॉटल पकड़नी है, जिससे एडिटर को मैच कट मिलता है, ताकि वो यहाँ से मेरा क्लोजअप लगा सके। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये जॉब एक्सप्लेन कर दी। और आगे उसके अलावा एज एन डीए क्या काम होता है? स्क्रिप्ट सुपरवाइजर तो चलो कंटिन्यूटी हो गई, और एज एन डीए क्या काम होता है? कुछ DA and AD are two different jobs. AD is assistant director and DA is director's assistant. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप लिखने बैठोगे तो AD DA आपको लगेगा कि जस्ट रिवर्स ही तो है, सेम चीज ही तो है। इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हो तो आप फॉलो करते हो अपने फर्स्ट AD को। आपका बॉस जो होता है वो आपका फर्स्ट AD होता है, और जब आप डायरेक्टर्स असिस्टेंट होते हो तो आपका बॉस जो होता है वो डायरेक्टर होता है। तो आप डायरेक्टर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हो। डायरेक्टर्स असिस्टेंट में आप बेसिकली डायरेक्टर के राइट हैंड होते हो, जहाँ पे डायरेक्टर को कोई भी चीज चाहिए तो वो आप प्रोवाइड करते हो। सपोज कोई रेफरेंस निकालना है, किसी चीज का डायरेक्टर से कोऑर्डिनेट करना है, मीटिंग्स अरेंज करनी है, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना है, डायरेक्टर ने कोई नोट्स भेजी है, वो नोट्स सब तक पहुंचानी है, तो डायरेक्टर बैठ के सबको मैसेज नहीं करेंगे, डायरेक्टर बैठ के सबको कॉल नहीं करेंगे। सो वो डीए को सीधा बता देते हैं, और डीए जो है वो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग बता देता है। लोगों ने अपनी लॉबी क्रिएट कर दी है, और लॉबी क्रिएट करना जरूरी है। मैं कल को अगर फिल्म बनाऊंगा तो मुझे पता है कि मुझे किन लोगों को अपने साथ लेना है, कि कौन लोग मेरा काम आसान करेंगे। मैं क्यों मेहनत करूं? अगर 10 डिपार्टमेंट है तो मैं 10 डिपार्टमेंट नहीं देख सकता, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आतिफ को राइटिंग में ले आऊं। आतिफ राइटिंग कर रहा है क्योंकि मुझे इस पे भरोसा है, ये मेरे विजन को फॉलो कर सकता है। रोहित को मैं डायरेक्शन टीम में ले आऊंगा, रोहित मेरा डायरेक्शन सब कुछ समझ सकता है, तो मुझे इन लोगों को जीरो से सिखाना नहीं पड़ता। तो ये जो चीज है, ये ऑब्वियसली आप जब इंटर्नल लेवल पे जब आप काम करते हो तो आपको 3-4 प्रोजेक्ट कंटिन्यूस करने पड़ते हैं। कई चीज है ना कि लोग जो बोलते हैं कि फेवरिज्म है या वैसा कुछ है, कि वो फेवरिज्म नहीं है, ये वैसी चीज है कि मेरे लिए क्या आसान हो रहा है। कौन लोग मुझे अब कोई नया इंसान आ रहा है, मैं उसको जानता नहीं हूँ, तो उससे बॉन्ड बनाने में मुझे जीरो से शुरू करना पड़ेगा, और वो एक उसको अपने एक थॉट प्रोसेस पे लाना पड़ेगा। तो मैं ऑब्वियसली वैसे इंसान के साथ काम करना प्रेफर करूंगा जिसको मैं पहले से जानता हूँ, या मुझे पता है कि ये कैसे। और ये एक्टर के इसमें भी आता है कि हमेशा हम देखते हैं कि डायरेक्टर एक्टर कोलैबोरेट करते हैं बहुत बार, कि डायरेक्टर ने एक एक्टर पकड़ा उसी के साथ फिल्में करे, क्योंकि उसको पता है ये मेरा विजन जल्दी कैच कर लेता है। ये कितना जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, जब मैं काला पानी कर रहा था तो उस समय मैं इंटर्न था वहां पे, मतलब मैं सीखने के लिए गया था, और जब काला पानी से सीधा मुझे दुपहिया मिली तो मेरी पोस्ट बढ़ गई, एज 3rd AD मैंने काम करने लग गया। तो उसका मतलब जैसे इन्होंने बताया कि मेन वही चीज है कि हमारा काम इतना अच्छा होगा ना, मतलब अगर हम लोग अपना काम ऑनेस्टी से करेंगे, अच्छे ईमानदारी से करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लिंक्स बनते जाते हैं, काम मिलता जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री वालों को सही इंसान की जरूरत है जो कि मेहनती है,
जो कि अच्छे से लगन से काम कर रहा है, जो कि ज्यादा लाइक अच्छे से काम करे, सोचे समझे तब जाके स्टेप करे। तो जैसे कृष्णा भाई जी ने, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जैसे जिस दिन मैं पहले गया था तो इन्होंने मुझे बोला था, देख रोहित क्लैप देगा, अच्छे से दियो, कुछ नहीं होगा पता तो पूछ लियो। तो मैं हर बार पूछता था चीजें, उससे क्या होता है ना कि इंप्रूवमेंट होती रहती है खुद की भी और चीजें पता चलती रहती है। तो अगर मैं खुद भी आज कहता हूँ, अगर मैं काला पानी नहीं करता तो मैं आई डोंट थिंक मैं इतना कुछ सीख पाता, और वो इनकी वजह से सीखा मैंने। उसका रीजन है क्योंकि मैं सिर्फ एक माइंडसेट से कहता मुझे क्लैप देनी है, बट इन्होंने बोला नहीं तू क्लैप नहीं देना है, तू और आगे ग्रो करने के लिए है। तो क्लैप के साथ साथ फिर मैं सेट पे और चीजें देखने लग गया, जैसे अगर क्रू अगर जा रहा है कि एक्टर्स को बुलाने चला गया वैनिटी से, स्क्रिप्ट देने लग गया, प्रिंट निकालने लग गया, उसके बाद सेट पे और चीजें नोटिस करने लग गया, एक्शन प्रॉप्स हो गई एक्टर्स की। मेरा ये मानना है कि एज अ सीनियर, मतलब ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री में तो तुम्हारे भी सीनियर के सीनियर होते हैं, मतलब डायरेक्टर के भी सीनियर होता है, प्रोड्यूसर का भी सीनियर होता है, नेटवर्क या प्लेटफॉर्म जिससे हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या डिस्ट्रीब्यूटर्स या ये लोग, तो हर किसी का कोई ना कोई बॉस होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि हर एक बॉस को अपने एम्प्लॉय को हमेशा ग्रो करने देना चाहिए, बिकॉज फिल्म मेकिंग आपको हर किसी को नहीं आती। मैं अभी भी नहीं बोल सकता कि मुझे फिल्म मेकिंग आती है, बट जितना मुझे आती है मैं कोशिश करूंगा कि मेरे नीचे जो भी काम कर रहा है, नीचे या मेरे साथ जो भी काम कर रहा है, उसको मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूं, ताकि वो जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मेरे से मिले तो वो सारी चीजें सीख चुका हो, उसको वापस से जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। दैट इज व्हाट रोहित ने किया काला पानी में ही स्टार्टेड एज अ क्लैप एडी। क्लैप करते करते धीरे धीरे ये बढ़ता गया, एक के बाद मैं इसको काम देता गया, जिससे मेरा काम आसान हो रहा था। क्यों? इसको लग रहा था कि इसके ऊपर बर्डन जा रहा है और ये अच्छे काम कर रहा है, बट मैं अपना काम आसान कर रहा था, टू बी फ्रैंक, जिससे ये चीजें इसके लिए बेटर होती गई, ये सीखता चला गया एक करके। एक बार बस देख लेता हूँ मैं, रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे माइंड में भी इतनी देर से चल रहा है, हो रहा है ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं पता चला 20 मिनट से बात कर रहे, सब कुछ बता दिया और फिर याद आया। और पता है मेरे 10 मिनट से मेरे माइंड में ही चल रहा था, रिकॉर्ड हो रहा है। मैं कह रहा कब थोड़ा स्टॉप हो, क्योंकि ना बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, बस रिकॉर्ड नहीं हो और पता है ऐसी बातचीत में ना बीच में अगर टोक देना बंदा तो बहुत मूड खराब होता है, लगता है भाई चुप कर जा। तो मैं डर रहा था कि अरे देखूं ना देखूं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रोहित का तो प्रीवियस एक्सपीरियंस है व्लॉग बनाने का, मैं और आतिफ पहली बार बैठे, हमें तो ऐसा फील आ रहा है कि हम ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट में बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अपना। नहीं आतिफ, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? सुनो, एक चीज बोलूंगा मैं, देखो गाइस, ये ना कुछ ज्ञान नहीं है, ये ना देखो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है, और ना बहुत लाइक मिडिल क्लास मान लो या फिर लोअर मिडिल क्लास मान लो, जो कि ज्यादा लाइक अमाउंट देके क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते अच्छे से, तो ये ना उनके लिए, क्योंकि देखो मेरा सर्कल है, मेरे लिंक्स है, मेरा उठना बैठना है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर क्या कि आने वाली कुछ व्लॉग्स में ऐसे मैं अपने फ्रेंड्स हो गए उन सबसे मिलता रहूंगा, लाइक प्रोड्यूसर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए या फिर राइटर्स हो गए, उन सबसे मिलता रहूंगा, उनका एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा, ताकि आपकी नॉलेज गेन होते रहे मुंबई आने से पहले, और आप घर पे बैठे बैठे आप सीखते रहो फ्री। क्या बोलते हो? ये तो ये ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स चला रहा है और इसमें लोग आएंगे भाई देखने के लिए कि भाई ये कौन लोग हैं जो फिल्म टिप्स दे रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया है। भाई प्लीज IMDb लिंक कम से कम नीचे अटैच कर देना, लोगों को पता हो कि हाँ ये लोग काम कर चुके हैं। तो उसके अलावा मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जैसे मुंबई में बहुत सारे लाइक एक्टर्स आते हैं जो कि बिना सीखे आ जाते हैं, या फिर घर से भाग के आ जाते हैं, उठ के आ जाते हैं, ये सोच के कि हम लोग गुड लुकिंग है चलते हैं, या फिर पड़ोसी वालों किसी ने आसपास बोल दिया कि अरे तुम अच्छे लग रहे हो, इसकी तरह जाओ जाके एक्टिंग करो, तो मतलब आ जाते हैं मुंबई में। बट यहाँ पे आके असलियत कुछ हो रहा है। असलियत ये कि यहाँ पे आके भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब कार चलाते हैं उसके लिए सीखनी पड़ेगी ना हमको। तो सेम एक्टिंग फील्ड ऐसी है, ये मत सोचो कि हम लोग अच्छे दिखते हैं तो ही हमको काम मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, मतलब आप क्या कहना चाहोगे आने वाली जनरेशन को, या फिर जो यंग लोग जो मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, तो क्लैरिटी मतलब एक मिल जाए, एक रोड मैप होता है ना वो मिल जाए, कि आप क्या कहना चाहोगे। आपका इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे पता है वो चीजें मैं शेयर करता हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मतलब कहना चाहोगे? मेरा एक सिंपल फंडा है, मतलब
यूजुअली कास्टिंग डायरेक्टर्स हमें ही ऑडिशंस भेजते हैं, पहला राउंड ऑफ शॉर्टलिस्ट हम करते हैं। तो हमारे पास जब ऑडिशन वीडियो किसी का भी आता है तो शुरू के 10 सेकंड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये स्पेशली ऑडिशन वीडियो की बात कर रहा हूँ, बाद में मैं अगले वाले चैप्टर पे आऊंगा। पहला तो ये ऑडिशन वीडियो है कि शुरू के जो 10 सेकंड होते हैं उसमें आपको सामने वाले को ग्रास्प करना है। अब वो आप अपनी आंखों से करो, अपनी एनर्जी से करो, अपने वाइब से करो। 10 सेकंड में आपको ऑडियंस को मतलब हुक करना है बेसिकली, तभी मैं आपका ऑडिशन आगे तक देखूंगा। मैं मतलब मेरे जैसे जो लोग जो डायरेक्टर के लिए काम करते हैं या जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को पहुंचाते हैं ऑडिशंस, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स भी हमें पहले भेजते हैं, पहला शॉर्टलिस्ट हम करते हैं और फिर उसके बाद हम ये आगे पहुंचाते हैं, डायरेक्टर्स के पास जाता है। अपार्ट फ्रॉम द लीड्स, ऑब्वियसली लीड्स के ऑडिशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली डायरेक्टर्स देखते हैं, बट when coming to the secondary and tertiary and featured, ये सारे जो कास्टिंग होती है जो सबसे ज्यादा होती है किसी भी फिल्म में, कैरेक्टर कास्टिंग जिसे हम बोलते हैं, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बोलना है तो जो कैरेक्टर कास्टिंग होती है वो सबसे पहले हमारे पास आती है। तो मैं नए एक्टर्स से ये गुजारिश करूंगा कि आप कास्टिंग वालों के पास तो जाओ ही जाओ, प्लस अपने आसपास जो एडीज है, जो एडीज काम कर रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बी फ्रेंड्स विद देम एंड बी जेन्युइन फ्रेंड्स विद देम। ये सिर्फ काम के लिए दोस्ती आप मत करो, वो पता चल जाएगी, राइट, वो दिख जाती है कि आप काम के लिए दोस्ती कर रहे हो कि आप असलियत में दोस्ती कर रहे हो। आपको असलियत में दोस्ती करनी है, ठीक है, आपको एक्टिंग नहीं करनी है और उनके साथ आपको बना के रखनी है, बिकॉज आपको नहीं पता कल को वही एडी किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा होगा जहां पे आपके जैसा लुक चाहिए होगा, वो सबसे पहले आपको फोन करेगा और आपको डायरेक्टली ऑडिशन दिलवा पाएगा। तो ये एक सबसे सिंपल मेथड होता है जिससे आपको ऑडिशंस मिलते हैं। और नेटवर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री में, कि आपको मिलते रहना है लोगों से मिलते रहिए, क्योंकि यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट, ये बोलते हैं। तो अगर आपने एक साल पहले कोई प्रोजेक्ट किया है तो आपको लोग नहीं याद रखेंगे। यू हैव टू बी एवरीवेयर, चाहे वो पार्टीज हो, चाहे वो किसी के घर में हो, आप दोस्त से मिलने जा रहे हो, ये भी नहीं है कि बस पार्टी कर रहे हैं। हाँ, बस पार्टी कर रहे हैं, वो तो नहीं होना चाहिए। मतलब काम देखो सिर्फ पार्टी से ही नहीं, मतलब ऑडिशन से ही मिलेगा काम, जो मिलेगा। सोच रहे कि क्रैक हो जाएगा। मैंने भी अपनी ब्लॉग्स में यही बोला हुआ है, आप मेरी पिछली ब्लॉग्स देखोगे तो मैंने भी यही बोला है कि घर बैठ के कुछ नहीं होगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 4 लोगों से मिलेंगे तभी पता चलेगा कि मार्केट में काम क्या चल रहा है। जैसे मान लो इनके पास नहीं है हमारे लोग का, आप इधर से घर चले गए, पता चले इनके पास काम है, तो अगर इधर से इधर आ गए तो आपको काम मिल गया। तो ये मत सोचो कि इनके पास नहीं आ रहा यार, नहीं मिल रहा, दूसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ, किसी न किसी के पास तो कुछ ना कुछ काम होगा। एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने रियलाइज कर ली थी अपने बहुत अर्ली टाइम में, कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप इसमें अच्छे हो, बट जरूरी नहीं है कि आप उसमें अच्छे हो। सो आप जितना करियर के अर्ली में आप ये चीज समझ जाओगे उतना आपके लिए बेटर होगा। जैसे आपको मेरे को देख करके ऐसा लग रहा होगा कि मैं कैसे इधर आया, मैं भी एक्टर था, एक्टिंग में मुझे समझ में आ गया कि एक्टिंग इज नॉट माय फॉर्टे, तो मैं थिएटर वाला बंदा था। अब मैं फिल्म एक्टिंग नहीं कर सकता। फिल्म एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग चीज है। थिएटर में आपका एक बार एक्शन हुआ और सीधा प्ले खत्म होने के बाद कट होता है, लेकिन फिल्म में क्या होता है, आप बार बार रीटेक कर रहे हो। तो क्या होता है, एक सीन 4-4 5 बार आप टेक कर रहे हो, टेक करते जा रहे हो, तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि आप मूड कंटिन्यू नहीं कर पाते। मतलब मेरे साथ ये दिक्कत है, सबके साथ होता है, एज एन एक्टर जो आते हैं ना सबके साथ होता है। ये चीज मैंने भी फेस किया है, क्योंकि थिएटर में हम लोग कंटिन्यूस किए जा रहे हैं, आगे आगे बढ़े जा रहे हैं, बट यहाँ पे एक वाइड शॉट लिया, सेम चीज हमको टाइट में करना है, सेम चीज हमको क्लोज शॉट में करना है। 1-1 मिनट के मोनोलॉग्स उठा लो, घर पे कैमरा ऑन करके कैमरा फ्रेंडली हो जाओ, प्रैक्टिस करते रहो कैमरे की। वो मैं अभी आने वाले व्लॉग्स में बना दूंगा, आपको थोड़ी सी टिप्स दे दूंगा कैसे आपको करना है प्रैक्टिस। सबसे इम्पोर्टेंट और जो चीजें मैंने देखी अच्छे एक्टर्स की, लाइक गुड थिएटर एक्टर्स, एक जो छोटी सी मिस्टेक करते हैं कि उनको क्लोजअप जब उनका लगता है तो उनकी आदत नहीं होती है, क्योंकि उनके सामने है कैमरा। अभी जैसे मैं आतिफ से बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत आराम से बात कर ले रहा हूँ, बिकॉज हम इसको थिएटर की तरह शूट कर रहे हैं, कि हम एक वाइड शॉट लगा दिया और हम बात कर रहे हैं। अभी यही आतिफ को हटा करके आतिफ की जगह पे हमने कैमरा रख दिया और कैमरा मुझे क्लोजअप शूट कर रहा है, तो मैं
बका जाऊंगा मैं, मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे परफॉर्म करूं, क्योंकि सामने से वो एनर्जी आई नहीं रही। राइट, क्योंकि कैरेक्टर तो हटा दिया ना, कैरेक्टर को हटा दिया ना, कैरेक्टर आउट हो गया, कैमरा आ गया, ये कैमरा अब यहाँ पे मुझे कैमरे से बात करनी है यहाँ पे, और वही इमोशन देना है जो मैं उस आदमी को दे रहा था। हाँ। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ट्रिकी हो जाती है, जो लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि वो थिएटर में अच्छा कर रहे हैं तो वो कैमरे में अच्छा कर ही लेंगे। नहीं, आपको अब अंदर जाना पड़ता है, आपको एज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हो सकता है वो आर्टिस्ट अवेलेबल भी ना हो आपको डायलॉग देने के लिए, क्यू देने के लिए। क्यू हो सकता है एडी दे रहा हो, और वो एडी जो है वो बहुत गंदे तरीके से क्यूज देते हैं, मतलब क्योंकि आपका वो क्लोज लगा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑडिशन वीडियोस में भी एक्टर्स को ये चीज समझना बहुत जरूरी है, दैट यू आर परफॉर्मिंग फॉर द अदर पर्सन। ट्रीट इट लाइक अ क्लोज कैमरा, कि क्लोज लगा है, ज्यादा वाइड मत शूट करो। पूरी दुनिया नहीं देखनी मुझे, आपका फ्रेम कितना सुंदर है वो नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि आपकी आंखें क्या बोल रही हैं, आंखों से आप कितना बोल पा रहे हो, दैट इज एक्टिंग। तो नेक्स्ट नहीं तो यही, जैसे इन्होंने बोला कृष्णा भाई ने कि कैमरा एक तरीके से कैरेक्टर ही होता है। तो जब हम लोग ऑडिशन भी बनाते हैं ना, तो ये जो कैमरा है ना, इसको हम लोग कैरेक्टर समझते हैं। कि जैसे मान लो अगर मैं हूं, मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा है, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये कैमरा है, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ दी मतलब माइंड के अंदर वो चल रहना चाहिए, ये कैरेक्टर है, मतलब ये ह्यूमन है, उससे हम बात कर रहे हैं, तब जाके वो इमोशंस के साथ वो चीज निकलेगी। अदरवाइज तो वो चीज बड़ा आर्टिफिशियल सा लगेगा, ऐसा करके लगेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और बस यही चीज थी, और तो कुछ है नहीं। बाकी ये इनको जो बैठाए हो इनसे हो गया, मैंने भी इनसे पूछे, पहले ये बताओ मुझे आप कि रात को डिनर में क्या है? रात को डिनर में आप बताइए कुछ क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। क्या बनाएंगे? इन्होंने बोला कि पनीर खाएंगे हम लोग, और पनीर आ जाओ खाने के लिए। आके प्याज कटवा रहे, प्याज छिलवाया, कटवाया नहीं। हाँ छिलवाया है। व्लॉग बनाने का कुछ तो फायदा हो, बताओ। हाँ। ये बार्टर हमारे में ये हुआ था कि हम ये व्लॉग में बैठेंगे इसके साथ और डिस्कस करेंगे, हाँ। और ये हमारे लिए अच्छा कुछ खाना बना के हमें आज खिलाएगा। तो आज रोहित की बारी है, देखते हैं रोहित आज मेरी बारी नहीं है, आज कल साहब कल मैंने बहुत कुछ कर दिया था, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। बाकी अच्छे से बता दो, बढ़िया से, और क्या आप करते हो, फुल टाइम क्या करते हो वो बता दो। फुल टाइम सोता है, पार्ट टाइम काम करता है, तो पार्ट टाइम जो करता है वो बता। और अभी आईपीएल चल रहे हैं तो मैच देखते हैं। हाँ। 3 बजे के बाद, वीकेंड में 3 बजे के बाद, और वीकडेज पे 7:30। आतिफ अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ, तो इसीलिए अगर आपको रीच करना हो तो आप जो भी स्टेडियम में मैच हो रहा है वहां पे हमारा सा बैनर लेके खड़े रहे, और वहां पे जाके आप लिखे आतिफ भाई ये काम बचा है, आतिफ भाई ये काम बचा है, और वेट करें कि कैमरामैन आप पे फोकस करे और आतिफ को पढ़े और आतिफ फिर वो काम करे। होप कि अगले साल कुछ हम गुड न्यूज दे पाए। तो मुझे काम मिलेगा, डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर में तुम फिट बैठते हो। बस गाइस यही बात है। ये देखो यहाँ पे रिलेशन काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे वही काम आ रहा है जो कि कैरेक्टर में फिट है। जैसे कि मैं अपनी व्लॉग्स में बताता हूँ आप सभी को, वही बंदा आएगा कैमरे के आगे जो कि कैरेक्टर में फिट है। बस सिंपल। दोस्ती यारी अपनी जगह है, उस प्रोजेक्ट से मेरा भी तो नाम जुड़ा है, तो प्रोजेक्ट जैसे अच्छा बना। राइट, जैसे आप सबके भी सवाल होंगे कि रोहित भाई आपका तो इतने अच्छे लिंक है, उठना बैठना है, तो आपको काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो वही बात है, अगर स्क्रिप्ट में मैं फिट हूँ तो ही मुझे काम मिलेगा। जैसे कृष्णा भाई को लगा कि मैं एक परसों जो हम लोगों ने सॉन्ग शूट किया उसमें मैं फिट बैठ रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे बुला लिया, है ना। करेक्ट। तो वही चीज है कि कैरेक्टर में अगर फिट है तो ही काम मिलेगा। ऑडिशंस देते रहो, क्राफ्ट पे काम करते रहो, लोगों से मिलते रहो, और डेली प्रैक्टिस करते रहो। वॉइस की होगी, इमेजिनेशन की, ऑब्जर्वेशन की, डायलॉग्स की, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी चाहिए, एक्सप्रेशंस की, इमोशंस की, सारी प्रैक्टिस करते रहो। क्या पता अगले दिन तुमको कुछ काम मिल जाए, अच्छा मिल जाए। अब ये देख लो, अगले दिन अगर कुछ अच्छा काम मिल गया तो अगर आपकी तैयारी ही नहीं हुई तो क्या फायदा फिर? आ जाओ इसकी पीठ पे दो अरे मत करो यार, बता दो ना उनको भी। क्या बता रहा है? हाँ, क्या क्या बोलना है मुझे मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या बोलना है। क्या क्या बोलना है? ऐसे खास बता दो, बोल बता देना क्या बोलूं? वही बोलना है आपको कि जैसे मैं काला पानी में मैंने आपके साथ काम किया, जैसे काला पानी में मैंने आपके साथ काम किया। ये नहीं बताना, ये नहीं बताना। नहीं हम बताएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप डिनर में क्या बना रहे हो। डिनर में मैं बता दूंगा, लेकिन अभी वहाँ की फुटेज बढ़ रही है तो बताओ अभी क्या बताओ। तो हम लोग बता सकते हैं कि डीए की सैलरी क्या होती है मंथली, और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर की सैलरी क्या होती है। ये बहुत ट्रिकी सवाल आपने पूछा है, और मैं इसका फिर ट्रिकी आंसर भी दूंगा क्योंकि हर
प्रोजेक्ट का अपना एक बजट होता है, Right. उसके हिसाब से आपका पेमेंट डिसाइड किया जाता है। तो हर प्रोजेक्ट में आपको सेम सैलरी मिले ये जरूरी नहीं है, बट ये भी नहीं है कि आपने अगर एक टाइम पे 100 रुपए अगर लिया है तो अगले प्रोजेक्ट में आपको 20 रुपए मिलेगा, इतना कम भी नहीं होगा। लेकिन आपको प्रोजेक्ट चूज करने पड़ते हैं अपने, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बोला था, यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट। आप अपने आखिरी प्रोजेक्ट में जितना अच्छा परफॉर्म करते हो वही काउंट होता है, उसके पहले आपने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं सब बेकार हो जाता है। जो आपका आखिरी प्रोजेक्ट है वही वैल्यू करता है। सो डीए जो है आपका 40,000 से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग अगेन आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। जो हमने हैंडीकैप वाली बात बोली थी कि आप अपने सीनियर को कितना हैंडीकैप कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी भी डिसाइड होती है। क्योंकि आप अब राजकुमार हिरानी का डीए और कोई नॉर्मल डायरेक्टर का डीए, ये दो डीए सेम नहीं होंगे, क्योंकि राजकुमार हिरानी के डीए ने बहुत मेहनत की है वहां तक पहुंचने के लिए कि राजकुमार हिरानी उस पर डिपेंडेंट है फॉर हिज ऑल हिज वर्क, नोट्स, एडिट, सब चीज के लिए। और जो नॉर्मल डायरेक्टर है उसका डीए उतना कैलिबर नहीं होगा उसके अंदर, तो उसकी सैलरी उसके बेसिस पे होगी। राजकुमार हिरानी के डीए की सैलरी उसके बेसिस पे होगी। तो इसका कोई बार नहीं है गाइस, मतलब 40,000 से स्टार्ट होके आप 1.5 से ले तक जा सकते हो एटलीस्ट। मतलब वही है, हमको अपनी वैल्यू खुद काम के जरिए क्रिएट करनी पड़ेगी। और सेम गोज फॉर द स्क्रिप्ट सुपरवाइजर। आपका स्क्रिप्ट सुपरवाइजर भी 80,000 से स्टार्ट होता है और आपका ऑन अ हायर एंड 2.5 तक भी जाता है पर मंथ। तो पर मंथ, ये सारा मैं पर मंथ ही बता रहा हूँ। एक बार क्या होता है, अगर आप कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसमें बजट ही नहीं है, बट अगर वो फिल्म अच्छी है तो डू इट फॉर द हाफ द कॉस्ट। मतलब आप आधी सैलरी में भी काम करो, क्योंकि वहां से आपकी जो नेटवर्किंग बनेगी उसकी वजह से आपको बड़ा काम मिलेगा, जहां पे आप वो पैसे आप ले पाओगे जो पैसे आप चाहते हो। तो कई बार छोटे प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसमें कई बार मैंने देखा है लोगों को कि लोग ये सोचते हैं कि यार छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पैसे कम मिल रहे, नहीं यार मैं नहीं करूंगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। एक्टर्स का भी ये चीज होता है कि छोटा प्रोजेक्ट है, शॉर्ट फिल्म में मैं क्यों करूं, पैसा मेरे को इतना कम मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है या 3,000 मिल रहा है। तुम वो चीज एज अ फ्रेंडशिप में कर लो ना, एज अ टोकन अमाउंट। तुम उसको सैलरी मानो ही मत, जैसे टोकन अमाउंट मान लो, जैसे मैंने फ्री में किया अभी गाना। करेक्ट। तो वैसे दोस्ती टोकन मनी हो गई हमारी। तो टोकन मनी के लिए आप वो चीज कर लो और वहां पे जाके आप 20 लोगों से जब मिलोगे तो नेटवर्किंग होगी। वो 20 लोग जब अलग 20 जगह काम करेंगे तो आपको 20 जगह याद रखेंगे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द टेक्निकल, हमारे लोगों के लिए भी और एक्टर्स के लिए भी, सबके लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ पूछना है भाई साहब आपको? बस जी यही है। तो ठीक है गाइस, आई थिंक आपको बहुत बातें पता चली होंगी कि कैसे फिल्म मेकिंग होती है, किस तरीके से काम होता है। तो बाकी चालू कर लें? रुक, जो पंखा नहीं अभी आवाज आएगी। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार कमेंट करके बताना कि क्या चीजें आपने सीखी, क्या बातें आपको पता चली। और अगर आप ऐसे ही कुछ और लाइक मैंने जैसे बताया कि मैं प्रोड्यूसर से मिलूंगा, डायरेक्टर से मिलूंगा या कॉस्ट्यूम वाला से मिलूंगा, तो अगर आप चाहते हो कि मैं जाकर मिलूं उनसे, उनका एक्सपीरियंस शेयर करूं कैसे काम होता है, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे सीख सको, तो गाइस प्लीज कमेंट करके बताना। तो एंड गाइस प्लीज सिर्फ कमेंट नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं यही रोहित सहगल ब्लॉग्स, यस, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, रोहित सहगल ब्लॉग्स। यस। और गाइस मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे गाइस प्लीज माफ करना। एंड मत माफ करना, वर्सोवा में रहता है, आगे जितना मार सकते हैं दौड़ा दौड़ा के वर्सोवा गांव में मार रहा, वहीं पे रहता ही है। आपको मिल जाएगा ब्लॉग शूट करते हुए, जो भी बंदा आपको वर्सोवा में दिख जाए कैमरा ऐसे पकड़ के घूमता हुआ, तुरंत उसको मारना शुरू कर दे, वही समझ लीजिए। वर्सोवा नहीं तो आरामनगर, आरामनगर, दो जगह में ही मिलता है। टांगे तब तक किया। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं इधर खत्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और गाइस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी व्लॉग से सीख तो नहीं सके, हाँ मतलब बोले समझ सके, बातें पता चले, जान सके, आप घर बैठे बैठे ग्रो कर सको। इस वजह से अब मुझे थोड़ी देर में थप्पड़ पड़ने वाला, मुझे पता है। थप्पड़ नहीं तो कैमरा कट होते गाली पड़ेगी सीधा। उससे पहले कट कर देना। नहीं कट मत करो। ठीक है, कैमरा, अरे पंखा चालू करो यार, पंखा चालू करो। ए स्पॉट दादा, पंखा ऑन कर। जाओ जल्दी से स्पॉट ऑन करो। बाय बाय, लव यू। हो गया, रोल में नहीं जाता। चलो गाइस बाय।